हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग और उसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये था कि कुछ एग्जाम में केवल डेट पूछ ली जाती थी, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके अंदर कभी थोड़ा सा पूछा जा रहा है। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये रिलेट करता है यहाँ से रॉलेट एक्ट से, ठीक है। रॉलेट एक्ट से रिलेट करता है, इसलिए पहले इसको देखते हैं। इसी से ये टच हो के ये बना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है, एक वो थे न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट क्या थे, न्यायाधीश थे। इन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया। उसमें क्या था कि बिना अपील थी, बिना दलील थी, बिना वकील, मतलब कोई भी जिसको गिरफ्तार किया जाता था वो कुछ भी नहीं कर सकता था, अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकता था, वकील भी नहीं कर सकता था, ये पूछ भी नहीं सकता था कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया गया, सर सिडनी रॉलेट, इन्होंने लाया था। इसलिए इन्हीं के नाम से ये इसका नाम क्या पड़ा, रॉलेट एक्ट पड़ा। रॉलेट एक्ट को क्या गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून कहा। और गांधी जी ने इसी एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। इसी एक्ट के तहत गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। ये एक्ट क्या है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून बोला गया। गांधी जी क्या है, रॉलेट सत्याग्रह। जब ये एक्ट आया तो गांधी जी ने विरोध किया और क्या चलाया, रॉलेट सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया, रॉलेट सत्याग्रह चलाया। फिर 30 मार्च में दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में, ये जब इस तरह का कानून हमारे भारत में आया तो भारत में क्या हुआ, बहुत रोष व्याप्त हो गया, बहुत व्यापक विरोध होने लगा कि ऐसे तो, क्योंकि ये क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, ये हमारे जो गर्म दल के नेता थे उनसे क्या थे, डर गए थे कि ये मतलब इनको डर लगने लगा था हमारे क्रांतिकारियों से। तो ये ऐसा एक्ट लेके आए कि हम बिना बताए आराम से तुमको अरेस्ट भी करते हैं और जेल में भी डालेंगे और किसी से मिलने भी नहीं देंगे, इस तरह का एक्ट लाए। तो उसी के विरोध में जब ये एक्ट आया तो गांधी जी क्या लाए थे, रॉलेट सत्याग्रह लाए। इसका विरोध किया गया। इसी कड़ी में क्या हुआ, 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन क्या चलाया, कर मत दो आंदोलन। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में आंदोलन चलाया। अब आगे आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को 30 मार्च की ये घटना हो गई। 19 मार्च को कानून आया, रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल को ये देशव्यापी, पूरे देश में ये आक्रोश था, जो आंदोलन था ये पूरे देश में फैल गया, ठीक है। 8 अप्रैल को क्या हुआ, गांधी जी को, सरकार को किससे डर लग रहा था, गांधी जी से डर लग रहा था, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में क्या करेंगे लोग, आगे आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनको मुंबई भेज दिया। इसके बाद 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू कौन थे, पंजाब के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया, बिना बताए ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, और इनको रीज़न भी नहीं बताया गया किस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या हुआ, 9 को इनको गिरफ्तार किया गया। 11 अप्रैल को क्या लगा, जो क्या कहते हैं कि वो था ओ डायर, उसने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ जब 11 को लगा, मार्शल लॉ जब लग गया, उसके बाद 13 को लोगों ने क्या किया, जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्यों अरेस्ट कर लिया गया, उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब ये लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग विरोध कर रहे थे, तो जो भारत का उस समय 13 अप्रैल 1919 के टाइम भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। अब भारत में क्या है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ओ डायर था। अब अमृतसर में कौन था, अमृतसर की घटना है तो आर डायर यहाँ पर था। अब समझ रहे हैं आप लोग, पूरे भारत का चेम्सफोर्ड, मतलब सबसे क्या था, ये वायसराय चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड ने किसको आदेश दिया, ओ डायर को। ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि जाओ तुम गोली चला दो। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, ओ डायर की, क्योंकि आर डायर तो करेगा ही, जो उसका जो सीनियर है ना वो आदेश देगा तो वो तो करेगा ही। तो सबसे ज़्यादा गलती किसकी मानी गई, ओ डायर की मानी गई। इसने आदेश दिया ओ डायर ने, और आर डायर जो अमृतसर में सेनापति था सेना का, वो उसने क्या किया, उसको आदेश मिला। सेना की रेजिमेंट थी गोरखा, जिसने गोलियां चलाई थी, कौन सी रेजिमेंट थी, गोरखा।
अब इतना, केवल इतने फैक्ट इसके बनते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का है, 13 अप्रैल 1919 का है। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। और उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने आदेश दिया था कि जाओ निर्दोष लोगों पे गोली चला दो जाके, तो वो कौन था? ओ डायर था। उसने आदेश किसको दिया? अमृतसर का जो उस समय सेनापति था गोरखा बटालियन का, कौन था? आर डायर था। और बटालियन कौन सी थी? गोरखा। कहते हैं कि इन्होंने निर्दोष लोगों पे आके अचानक ये लोग गोली चलाने लगे। उनको मौका भी, लोग इधर उधर भीड़ तितर बितर हो गई और वहाँ पर जो एग्ज़िट पॉइंट था और जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट एक ही डोर था, उसी से लोगों को जाना था, उसी से निकलना था। ये लोग ने जाकर अचानक उन लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सोचो उस भीड़ में कैसे गोलियां चल रही होंगी। और आज भी अगर हम लोग जाएं तो वहाँ दीवारों में गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। कहते हैं वहाँ एक कुआं था, कुएं में इतनी भीड़ दहशत में आ गई थी कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे। और कुएं में कूदने इतने लोग कूदते चले गए कि कुआं एक समय ऐसा आया कि पूरा समान रूप से पट गया था। इतनी नृशंस हत्या जिसकी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब इसके बाद क्या हुआ? सरकारी आंकड़ों में बोला गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो ब्रिटिशर्स ने बोला 379 लोगों को इन्होंने बताया। लेकिन कांग्रेस जब कहती है, कांग्रेस कहती है 1000 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हो गए। लेकिन ये आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग जगह में अलग अलग मिलते हैं। इतनी निर्मम हत्या देखकर लोगों का दिल दहल गया। लोगों के घरों में जो लोग थे, सोचो क्या उस समय की कंडीशन रही होगी, पूरे भारत में कैसा दहशत का माहौल छाया होगा। देखकर बहुत गुस्सा आया सबको। तो इन्होंने क्या किया, जो शंकर नारायणन थे, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे, इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। जमुना लाल थे, जमुना लाल ने राय बहादुर की उपाधि अपनी छोड़ दी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, सर ये नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। अब इसके बाद जब ये इसकी घोर निंदा होने लगी भारत में, तो दिखावे के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी के गठन में पता है क्या थे कि 8 सदस्य थे। कहते नहीं है कि हमारे घर के ही लोग जब भेद देते हैं या भेद करते हैं, अगर गद्दार न होते तो आज हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम कभी ना होता। वो जो हंटर कमेटी गठित की गई उसमें 8 लोग थे। 8 में पता है 3 हमारे भारतीय थे। और जो भारतीय थे उसमें उस हंटर कमेटी की रिपोर्ट में ओ डायर को क्या कर दिया गया, निर्दोष बोल दिया गया। वो बोला गया कि जो सिचुएशन को देखते हुए उसको जो उचित लगा उसने निर्णय लिया। लेकिन उनको क्या पता कि उसके निर्णय से कितने घरों की रोशनियां बुझ गईं। और उसी तरह कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी की जो कमेटी थी, इसमें ओ डायर को दोषी पाया गया। लेकिन उस समय किसी ने इनकी बात को, या ब्रिटिशर्स ने इनकी बात को वैल्यू ही नहीं दी कि डायर दोषी है। अब एक डायर यहाँ से जब लंदन गया तो पता है इसको सम्मान किया गया, मानद तलवार की उपाधि से वहाँ सम्मान दिया गया। और यहाँ पर भारतीयों को मार के जाके वहाँ पर उसको सम्मान दिया गया कि अरे बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये सब जो घटना, जलियांवाला बाग की जो घटना हो रही थी, शांति प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर लोग भीड़ जमा होती है। जब कहीं भीड़ जमा होती है तो कुछ लोग पहुँचते हैं कि अरे चलो पानी पिला दिया जाए। तो वहाँ पर कहीं लिखा हुआ मिलता है कि जो ये घटना, जब लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऊधम सिंह क्या कर रहे थे, वहाँ लोगों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने पूरी घटना को अपने आंखों से देखा और उसी समय इन्होंने प्रण कर लिया कि ये जिसने भी आदेश दिया है या जो भी इसमें पीछे हैं, मैं उनको एक दिन अवश्य मारूंगा। 1919 की ये घटना होती है। 1940 में ऊधम सिंह लंदन जाते हैं। लंदन जाके जनरल ओ डायर के आवास में जाकर और उनको क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। आर डायर तब तक निपट चुका होता है, ओ डायर बचता है। ऊधम सिंह उसको गोली मारते हैं। अपनी जान की ना परवाह करते हुए हमारे क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने उनको गोली मारी। और उसके बाद क्या हुआ, 1940 ऊधम सिंह को पकड़ लिया गया। ऊधम सिंह ने कहा ठीक है मुझे पकड़ लो, मैं तो इसीलिए आया था कि क्या कहते हैं, इसने हमारे इतने निर्दोष भारतीयों की जान ली थी जो पूरी तरह से निर्दोष थे, इसलिए मैं इसकी जान लेता हूँ, इसको भी वहीं पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो 1940 में ऊधम सिंह पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई। तो ये थे हमारे ऊधम सिंह, हमारे इतने हिम्मती क्रांतिकारी जो उनके आवास में जाकर खुद उसको गोली मारा।
और ये ओ डायर का किस्सा यहाँ से ख़त्म हुआ। ये है रॉलेट एक्ट, जो बिना काला कानून इसीलिए बोला जाता है। इसी एक्ट के तहत ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, जिसमें बहुत से लोग निर्दोष अमृतसर में मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे वनडे एग्जाम में। एक जो अंदर से क्वेश्चन हो सकता था मैंने लिया है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, और मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपको लर्न होता जाए। ठीक है, तो आप लोग लर्न करिए। और देखिए व्यूज़ बहुत कम आते हैं, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे आगे कारवां बढ़ेगा। एक टॉपिक, क्योंकि जैसे मैं तैयार कर रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ जब तक हम लोग जीएस पढ़ते नहीं है ना, उसके अंदर जाते नहीं है, तब तक टफ लगता है। और जैसे मैं भी मैथ साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी जीएस बहुत टफ लगता था, लेकिन जब से पढ़ने लगी तो पढ़ने के बाद क्या हुआ, चीज़ें बहुत अच्छे से हमको समझ में आने लगी। और अब मुझे भी अच्छा लगने लगा पढ़ने में, चीज़ों को अपने इसके बारे में जानने में मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसा करूँगी, जितना मैं पढ़ाती हूँ आप लोग ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, लर्न होता चला जाएगा। आप लोग एक बार विश्वास करके तो देखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए।